सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के वीनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेकंड ग्रेड के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जानेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस उनसे और बन सकते हैं। तो ये एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और ये उसकी आज पहली क्लास है। आज की इस क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होंगे इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड। इंडियन लिटरेचर आपके सिलेबस में है, कुछ राइटर्स, कुछ सेलेक्टेड राइटर्स आपके सिलेबस में हैं। आपको उन राइटर्स को ठीक से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने ये है। आप इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ लें और उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद इसका ठीक ढंग से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं भी आप सब लोगों के साथ इसको पढ़ लेता हूं। तोरुदत्त ट्रांसलेटेड 157 poems from 75 French poets. All these are collected in. क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये पहली बात जो आपको समझनी वो ये है कि क्वेश्चन जो है ये तोरुदत्त से रिलेटेड है। तोरुदत्त ने 157 पोएम्स ट्रांसलेट की, किनकी? 75 फ्रेंच पोइट्स, 75 फ्रेंच पोइट्स। तो ये वो फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो ट्रांसलेटेड पोएम्स हैं ये उनके कौन से कलेक्शन में हैं, उनकी जो पोइट्री का कलेक्शन है, जो वॉल्यूम है, कौन से में है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है A sheaf gleaned in French field, पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बियंका और द यंग स्पेनिश मेडन। तीसरा ऑप्शन आपके पास है द एंसेंट लेजेंड्स एंड बैलेड्स ऑफ हिंदुस्तान। कोई भी एंशिएंट नहीं बोलेगा इसको, एंसेंट ट्रांसक्रिप्शन है इसका। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्लियर है? आप इसका आंसर कीजिएगा। जब तक मैं आप लोगों को तोरुदत्त के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आप सब भी अभी तक आप लोगों ने तोरुदत्त को निश्चित रूप से पढ़ लिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस तोरुदत्त से पूछे जाने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तोरुदत्त से पूछा जाना चाहिए, ये बात उनकी पूछी जानी चाहिए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। और मैं अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि इंडो एंग्लियन पोइट्री की जब शुरुआत हुई तो शुरुआती जो लोग माने जाते हैं, जो फाउंडर माने जाते हैं, तोरुदत्त उनमें से एक है। इंडो एंग्लियन पोइट्री की शुरुआत मानी जाती है तो शुरुआत करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक कौन है? तोरुदत्त है। और कौन कौन है? और है हेनरी विवियन डिरीजियो है, मनमोहन घोष है, सरोजनी नायडू है, तोरुदत्त है। तो बाकी तो हमारे सिलेबस में नहीं है, डिरीजियो नहीं है, मनमोहन घोष नहीं है। हमारे सिलेबस में सरोजनी नायडू है और तोरुदत्त है। तो हम मान सकते हैं कि दोनों के दोनों इंडो एंग्लियन पोइट्री की शुरुआत करने वालों में से एक है। तोरुदत्त कब पैदा हुई ये जानने का प्रयास करते हैं। तोरुदत्त 1856। कब बेटा? 1856 में इनका जन्म हुआ। लेकिन जॉन किट्स की तरह ही, आप सब जानते हैं जॉन किट्स भी बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से तोरुदत्त की डेथ भी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जॉन किट्स से भी छोटी उम्र में हो गई थी। इनकी
1877 1877 में इनकी डेथ हो गई। तो अब आप जान सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी रही होगी। सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। लेकिन 21 साल की उम्र में डेथ हुई, उससे पहले भी वो इतना अच्छा कुछ लिख गई कि जिसको आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या लिखा इन्होंने ऐसा? तो सबसे पहले इन्होंने लिखा असीफ, ये देखिएगा, आपने देखा है या पढ़ा भी है, ये देखिएगा, ये ए वाला जो ऑप्शन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। असीफ, SHEAF, असीफ ग्लेंट, GLEANED, ग्लेंट इन फ्रेंच फील्ड्स, फ्रेंच फील्ड्स, FIELDS, फ्रेंच फील्ड्स। ये उनका एकमात्र कलेक्शन है, ये उनका एकमात्र वॉल्यूम है जो उनकी जिंदगी के दौरान, ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम पब्लिश हो गया था। कब पब्लिश हो गया था ये? 1875, 1875 में। कब बेटा? 1875 में पब्लिश हो गया था, जबकि इनकी डेथ कब हुई? 1877 में, 1877 में। यहां तक समझ में आ गई? अब ये जो है एक्चुअली, ये ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा, 75 जो फ्रेंच राइटर्स हैं उनकी पोएम्स का ट्रांसलेशन किया। टोटल कितना था ये? 165 पोएम्स थी। आप कहेंगे सर ऊपर तो इतना नहीं लिखा हुआ है, ऊपर तो 157 इतना ही लिखा हुआ है। इसमें से 8 जो पोएम है, 8 पोएम्स, POEMS, 8 पोएम्स जो ट्रांसलेट हुई वो किसने की? इनकी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर, जिसका नाम था आरुदत्त। क्या नाम था बेटा? आरुदत्त। ये 8 पोएम उन्होंने ट्रांसलेट की, और बची हुई जो पोएम्स है वो किसने ट्रांसलेट की? वो ट्रांसलेट की तरुदत्त ने। क्लियर हो गई बात भैया? ये यहां तक हमें समझना चाहिए था इसमें। अब अपन थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और दूसरा बिंदु समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बियंका, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। BIANCA, और इसी का नाम है द यंग स्पेनिश मेडन, द यंग स्पेनिश, SPANISH, द यंग स्पेनिश मेडन, MAIDN। ये इनका नॉवेल है। क्या है भाई? ये नॉवेल है। तो पूछ सकते हैं कि क्या है, तो ये नॉवेल है। इन्होंने 2 नॉवेल लिखे, एक फ्रेंच में लिखा, उसका जिक्र हम नहीं करेंगे, एक ये नॉवेल है। इसकी विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात ये है कि ये पहला नॉवेल है, और ये कह सकते हैं कि तरुदत्त वाज द फर्स्ट, तरुदत्त पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। इट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल रिटन बाय एन इंडियन वीमेन। भारतीय महिला द्वारा लिखा जाने वाला पहला इंग्लिश नॉवल कौन सा था? बियंका था। तो पहली राइटर भी कौन हुई? तरुदत्त हो गई, नॉवल लिखने वाली महिला राइटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन इससे आगे। जो तीसरा इनका वॉल्यूम जो है वो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? द एंसेंट, ANCIENT, द एंसेंट बैलेड्स, BALLADS, बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, LEGENDS, लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये भी इनका एक पोएम्स का कलेक्शन है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं है। इसमें केवल और केवल 16 पोएम्स हैं। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर? ओनली 16 पोएम्स आर देयर। इसमें 16 पोएम्स हैं, जिसमें से भी 9 जो हैं वो तो क्या हैं? 9 बैलेड्स हैं, BALLADS। हाउ मेनी बैलेड्स आर देयर? 9 बैलेड्स आर देयर। 7 जिसको क्या कहा हुआ है? लेजेंड्स कहा हुआ है, LEGENDS। यानी ये जो 7 हैं ये सोनेट्स हैं। क्या है भाई? ये सोनेट्स हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो निश्चित रूप से आपको याद रह जाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास में जो चीज आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रही हैं,
ये आपको वहां याद आ जाना चाहिए। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है लिटरेचर से या ग्रामर से, इस प्रकार की कोशिश हम ये करेंगे कि इस प्रकार की जो ये प्रैक्टिस है इसको हम कंटिन्यू रखें और आप लोगों को बहुत सारा फायदा इससे मिले। और इससे ज्यादा यदि बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 38 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 5 मेजर टेस्ट हैं, उसके बाद भी बहुत लंबी एक्सरसाइज आपको मिलेगी और हर टॉपिक वाइज टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो बहुत शानदार स्कोर आप कर सकते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं तरुदत्त की कुछ पॉइंट्स हैं। तरुदत्त की कुछ बहुत शानदार पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आपको याद रख लेना चाहिए कि वहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली जो इनकी पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए उसका जिक्र कर रहे हैं, वो है द लोटस, LOTUS। क्या है बेटा? LOTUS, द लोटस है इनकी, ठीक है। सोनेट है बेसिकली, इट इज अ सोनेट, SONNET, इट इज अ सोनेट। क्या है भाई ये? सोनेट। समझ में आ जाएगी चीज। उसके बाद जो आपको याद रखनी है वो ये है लक्ष्मण, LAKSHAMAN, लक्ष्मण इनकी पोइम है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद इनकी पोइम है सीता, सीता इनकी पोइम है। सावित्री इनकी पोइम है, SAVITRI, सावित्री इनकी पोइम है। उसके बाद है आवर कैजुरिना ट्री, बहुत शानदार पोइम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, CAUSERINA, आवर कैजुरिना ट्री, ये भी इनकी एक शानदार से शानदार पोइम है। तो ये कुछ पोइम्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पोइम्स किसकी लिखी हुई हैं। ये तरुदत्त की लिखी हुई हैं, या तोरुदत्त जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा यदि आपको कोई लगता है कि सर इसके अलावा ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये चीजें इसमें और बन सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो मैंने आपको यहां बता दी हैं, और डिटेल से मैंने आप लोगों को इंडियन लिटरेचर पढ़ाया था, तब ये सारी चीजें और अच्छे से समझा दी थी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसका आंसर कीजिएगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन, सभी लोग इसको पढ़ेंगे और ठीक ढंग से समझकर आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन है देखिएगा। आवर कैजुरिना ट्री एंड द लोटस आर कलेक्टेड इन फेमस कलेक्शन बाय तरुदत्त। तरुदत्त के कौन से फेमस कलेक्शन में ये पोइम है, यानी ये पोइम कौन से कलेक्शन का पार्ट है? कौन कौन सी? आवर कैजुरिना ट्री। देखिएगा, आवश्यक नहीं है कि आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन पूछे, नहीं, लेकिन इनमें से किसी भी तरीके से पूछेंगे। हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो इस बात को ध्यान में रख के बनाए कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। अकेली कैजुरिना ट्री पूछ सकते हैं, अकेला द लोटस पूछ सकते हैं, तो आप उसका आंसर करेंगे। उस कलेक्शन का नाम क्या है? तो ये है एंसेंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये इस कलेक्शन की पोएम्स है। सीता भी इसकी है, ठीक है, लक्ष्मण भी इसी में है, और ये सारी इसी में है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वहां चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पोएम्स आर कलेक्टेड इन इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि? RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले भी गीतांजलि पे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। गीतांजलि पे क्या क्वेश्चन हो सकता है? वैसे अकेले गुरुदेव टैगोर पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जब मैंने आप लोगों को डिटेल पढ़ाया था तब वो सारे के सारे चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे गीतांजलि पे। गीतांजलि में टोटल कितनी पॉइंट्स ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है वो है 103, 103, ये इसमें है। तो 103 पोएम में से किस प्रकार से है 103 पोएम, इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। 103 पोएम में से 53 पोएम्स जो हैं, कितनी पोएम? 53 पोएम्स। ये जो ओरिजिनल गीतांजलि है, ORIGIN, क्या बेटा? ओरिजिनल गीतांजलि। ओरिजिनल गीतांजलि क्या है? ओरिजिनल गीतांजलि जो है, जो बंगला में लिखी हुई है, उसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन है कितनी पोएम्स का? 53 का।
फिर कितनी पोइम रह गई? 50 पोइम और रह गई। वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी अलग अलग जो ड्रामाज उन्होंने लिखे थे उनमें से ली हुई हैं, तो 50 वे हो गई। टोटल कितनी हो गई? ये उनके अलग अलग ड्रामाज से ली हुई हैं, तो 103 पोइम्स हैं इसमें। क्वेश्चन यही पूछा था। अब इसमें और क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं? वो ये आ सकती हैं कि इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा। गीतांजलि का इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इनका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो उस आदमी का नाम है WB येट्स, विलियम बुटलर येट्स, WB येट्स ने लिखा। ठीक है। कब पब्लिश हुई भी, ये भी पूछेंगे आपसे। गीतांजलि कब पब्लिश हुई? गीतांजलि जो ओरिजिनल है, जो बंगला में लिखी हुई है, वो 1910 में पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई? 1910 में। फिर जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो कब पब्लिश हुआ? 1912 में। कब पब्लिश हुआ बेटा? 1912 में पब्लिश हुआ। 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला भाई? नोबेल प्राइज मिला। कब? 1913 में। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। पहले एशियन थे क्या प्राप्त करने वाले? नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो गीतांजलि में इस प्रकार की चीजें हमें समझनी चाहिए। गीतांजलि का जो मीनिंग है वो है सॉन्ग ऑफरिंग, यानी पूजा के लिए गाए जाने वाले गीत। इसको कहते हैं सॉन्ग ऑफरिंग, OFFERING, सॉन्ग ऑफरिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को यहां समझनी चाहिए थी। और बहुत सारे इन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसकी चर्चा हम यहां नहीं करने वाले हैं। ये आज की चर्चा तो हमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। गोरा इज ए नॉवल बाय, गोरा किसका नॉवल है? यह भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नॉवल है। तो आंसर तो आप लोग जान लीजिएगा, RN टैगोर। अब इन पे क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं? पहले तो सीधा सीधा बना जा सकता है कि गोरा, ये क्वेश्चन आ सकता है, गोरा बाय RN टैगोर, गोरा बाय RN टैगोर इज ए, क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पोइट्री कलेक्शन है, ड्रामा है, नॉवेल है, क्या है? तो इट इज ए नॉवेल। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने टोटल 12 नॉवेल्स लिखे। कितने नॉवेल लिखे भाई? 12 नॉवेल्स लिखे। उन 12 नॉवेल्स में से 5वें नंबर का जो नॉवेल है वो कौन सा है? गोरा है। 5th नॉवेल जो है वो क्या है बेटा? 5th नॉवेल जो है वो गोरा है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, बड़े से बड़ा है इनका, लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट नॉवेल भी है इनका। बड़े से बड़ा क्या है? नॉवेल है। किसके ऊपर है? ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है। किस पे? इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स और रिलीजन पे है। यानी इसकी थीम जो है वो क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसकी थीम जो है वो क्या है? इंडियन पॉलिटिक्स, POLITICS, इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, RALIGION, इंडियन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये क्या है? इसकी थीम है। क्लियर होगी बात? ये भी समझ में आ गई बात? तो ये इनका एक नॉवल है। टोटल 12 नॉवल इन्होंने लिखे और ये बहुत ही शानदार नॉवल जो है ये इनका है। चलो भी अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं अपन सरोजनी नायडू की तरफ। किसकी तरफ आते हैं भाई? सरोजनी नायडू की तरफ आते हैं। सरोजनी नायडू पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आप क्या क्या जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में? वो सब पहले कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये चीजें हमें याद है सरोजनी नायडू के बारे में। एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में क्या करेंगे आप? एग्जाम में आपको रिकॉल करना होगा, चीजों को वापस से याद करना होगा। जो बात आप यहां से याद करके जाएंगे निश्चित रूप से उसको वहां रिकॉल करना ही तो एग्जाम है। तो क्यों नहीं यही इसी चीज की प्रैक्टिस की जाए, रिकॉल करने की प्रैक्टिस की जाए,
तो बताइए सरोजिनी नायडू के बारे में क्या क्या आप जानते हैं? सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, सरोजिनी नायडू एक फ्रीडम फाइटर थी, किसी एक स्टेट की क्या रही हैं, राज्यपाल रही हैं। लेकिन हमें उनके बारे में क्या जानना है? उनकी पोइट्री के बारे में जानना है। सरोजिनी नायडू डेडिकेटेड हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं? देखो, सीधा पूछ सकते हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड इज ए कलेक्शन बाय, यानी गोल्डन थ्रेशोल्ड किसका लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा हुआ है। रिलेशनशिप दे दिया, बताइए अगर कोई जानता है तो रिलेशनशिप किसका कलेक्शन है? बहुत शानदार कलेक्शन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि रिलेशनशिप किनका है? उस पर भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये होमवर्क अभी आपका, बताइएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो सरोजिनी नायडू का पहला कलेक्शन माना जाता है। क्या है भैया? फर्स्ट कलेक्शन है इनका। ये किसको डेडिकेट है ये पूछा हुआ है, तो ये सर एडमंड घोष को डेडिकेट है। इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? ऑर्थर साइमंस ने लिखा था। किसने लिखा था? AURTHUR, ऑर्थर साइमंस, SY, ऑर्थर साइमंस। स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार, है ना। ऑर्थर साइमंस ने लिखा था। किसने लिखा था? ऑर्थर साइमंस ने लिखा था। तो ये इंट्रोडक्शन किसने लिखा? साइमंस ने लिखा। और डेडिकेट किसको है? डेडिकेट है सर एडमंड घोष को। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सरोजिनी नायडू के इस कलेक्शन में कितनी पोएम्स हैं ये आपको बताना है। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर इन सरोजिनी नायडूज कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड? बताओ भाई, सरोजिनी नायडू के कलेक्शन गोल्डन थ्रेशोल्ड, मेरे साथ साथ भी यदि आप 3 4 5 बार बोल लेंगे तो निश्चित रूप से आपके याद रह जाएंगे। एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। सभी लोग एक बार लिख दें फटाफट, कितनी कलेक्शन है इसमें, यानी कितनी पोएम्स है इसमें? बताओ भी कितनी है? इसमें 40 पोएम्स है। कितनी पोएम्स है इसमें? 40 पोएम्स। हाउ मेनी पोएम्स आर देयर? तब आपका जवाब क्या रहेगा? 40 पोएम्स है। कितनी? 40 पोएम है। इन 40 पोएम को 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? खुद सरोजिनी नायडू ने बांटा है, ऐसा नहीं कि क्रिटिक्स ने बांटा हो, खुद सरोजिनी नायडू ने बांटा है। और वो कौन से हैं? वो हैं फोक सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक, और तीसरा है पोइम्स। फोक सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक भी हो सकता है, और पोइम्स, POEMS, पोइम्स। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। टोटल पोइम्स कितनी हो गई? 40 पोइम्स हो गई। ठीक है। डेडिकेट किसको है? लिखा हुआ एडमंड घोष को। इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा? बता दिया था, ऑर्थर साइमंस ने लिखा। अब कुछ पोइम्स जो हैं जो आपको याद रखनी चाहिए सरोजिनी नायडू के बारे में, वे कौन कौन सी हैं? द इंडियन जिप्सी, GYPSY, द इंडियन जिप्सी, द इंडियन वेवर्स, द इंडियन डांसर्स, द इंडियन वेवर्स, द इंडियन डांसर्स, द इंडियन जिप्सी। इनका तो आप जरूर याद रखेंगे। इंडियन डांसर, इंडियन वेवर्स, इंडियन डांसर्स, INDIN, इंडियन डांसर्स, DANCERS। ठीक है। द इंडियन जिप्सी, INDIAN, द इंडियन GYPSY। ठीक है। द इंडियन वेवर्स, INDIAN, द इंडियन वेवर्स, WEAVERS। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं ये आपको जरूर इनके याद रखनी चाहिए। तो आज की ये क्लास थी हमारी किसकी? वीनस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे लगे और इसके एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और यदि ठीक लगी हो तो अपने साथियों तक आप जरूर इसको साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।